नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। सरोकार क्लासेज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे BSTC 2026 के लिए शिक्षण अभिरुचि के अंतर्गत अपना टॉपिक चल रहा था नेतृत्व गुण, यानी एक नेता के रूप में शिक्षक नेता के रूप में शिक्षक के क्या क्या दायित्व होते हैं, आज की क्लास में हम देखने का प्रयत्न करेंगे। कल की क्लास में हमने देखा, सबसे पहले देखा कि नेतृत्व क्या है या नेता कौन होता है। तो एक या जो सदस्य समूह का सदस्य होता है, वह सदस्य उस पूरे समूह का नेतृत्व करता है या अपने विचारों, व्यवहार एवं कार्यों द्वारा समूह के जो सदस्य हैं उन सदस्यों को प्रभावित करता है। नेतृत्व प्रभावित करने की प्रक्रिया है। नेतृत्व लक्ष्य उन्मुखी प्रक्रिया है। जो नेता है वो समूह के केंद्र में होता है। इसके बाद में हमने देखा कि नेता कौन होता है। तो विद्यालय का नेता कौन होता है? विद्यालय का नेता होता है प्रधानाचार्य। कक्षा कक्ष का नेता होता है शिक्षक। विद्यालय का नेता होता है प्रधानाचार्य। प्रधान अध्यापक अपन लिख लेते हैं, प्रधान अध्यापक। कक्षा कक्ष का नेता तो कक्षा कक्ष का नेता होता है शिक्षक। कक्षा कक्ष का नेता होता है शिक्षक। ये हम कल की क्लास में भी देख चुके थे। आगे हम देख रहे थे नेता के गुण। नेता के गुण या प्रभावी नेता होता है, उस नेता के कौन कौन से गुण होते हैं। तो कल हमने कुछ गुण देखे, आज पहले एक बार कल क्या क्या देखे वो देख लेते हैं। अच्छे नेता के कौन कौन से गुण हैं। तो कल हमने देखा कि जो अच्छा नेता होता है या प्रभावी नेता होता है, उसका बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाला नेता होना चाहिए। ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदारी, साहस, धैर्य, कर्तव्यनिष्ठता, दूरदर्शिता, उच्च मानसिक व बौद्धिक क्षमता, ये अच्छे नेता के गुण है। या नेता के रूप में जो शिक्षक होता है, उस शिक्षक के कौन कौन से गुण होते हैं, तो ये गुण अपन देख रहे हैं। इसके बाद में आता है प्रबंधन क्षमता व समायोजन क्षमता जो होती है, एवं उत्तरदायित्व की भावना। उत्तरदायित्व की भावना है एवं जोखिम उठाने को तैयार है। जोखिम उठाने को तैयार। इसके बाद में हमने कौन सा गुण देखा? उच्च प्रबंधन एवं मानसिक क्षमता है, समायोजनशीलता है, समायोजनशीलता व प्रबंधन क्षमता। ये कुछ हमने प्रभावी नेता के गुण देखे, जिसमें जिज्ञासु है, सजग, जागरूक,
जिज्ञासु एवं जागरूक होना चाहिए। अन्य हमने कई सारे गुण देखे जिसमें निष्पक्ष है, सहयोग की भावना है, निष्पक्ष है, समूह के प्रति सहयोग की भावना। ये सारे गुण अपन कल भी देख चुके थे, आज भी देख लिए कि जो अच्छा शिक्षक या प्रभावी नेतृत्व करता या नेता के रूप में शिक्षक है, उस शिक्षक के कौन कौन से गुण होते हैं। तो बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाला होना चाहिए, उसका व्यक्तित्व प्रभावी होना चाहिए एवं ईमानदार, साहस, धैर्यवान, दूरदर्शी, कर्तव्यनिष्ठ, उच्च मानसिक व बौद्धिक क्षमता है, उत्तरदायित्व की भावना यानी जिम्मेदारी उठाने को तैयार होना चाहिए। इसके बाद में कुछ और गुण आते हैं जिसमें जोखिम उठाने को तैयार है, उच्च मानसिक क्षमता है, प्रबंधन क्षमता है, समायोजनशीलता है, जिज्ञासु, जागरूक, निष्पक्ष, समूह के प्रति या संगठन के प्रति सहयोग की भावना। अब हम देखेंगे नेता के रूप में शिक्षक के कर्तव्य। नेता के रूप में शिक्षक के कर्तव्य। तो नेता के रूप में शिक्षक होता है, शिक्षक को विषय का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, प्रबंधन क्षमता, समायोजनशीलता एवं संप्रेषण का गुण शिक्षक में होना चाहिए, वाक कुशलता होनी चाहिए। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि जो शिक्षक होता है, शिक्षक को विद्यार्थियों में भी नेतृत्व गुण का विकास करना चाहिए। विद्यार्थियों में नेतृत्व गुण का विकास इसके बाद में आता है शिक्षक को सदैव अध्ययनशील रहना चाहिए। शिक्षक को सदैव अध्ययनशील रहना चाहिए। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी हमने लिखा जिज्ञासु यानी जानने की इच्छा रखने वाला, यानी शिक्षक को हमेशा नया जानने की इच्छा रखनी चाहिए। करंट अफेयर्स उसको पढ़ना चाहिए नियमित, जिससे उसे पता चल सके कि देश दुनिया में क्या चल रहा है, जिससे वो विद्यार्थियों को भी नई चीज़ों की जानकारी दे सके। शिक्षक को सदैव अध्ययनशील यानी पढ़ते हुए रहना चाहिए। इसके बाद में एक फैक्ट आता है, शिक्षण में हम पढ़ चुके हैं कि शिक्षक को पूर्णतया प्रशिक्षित होना चाहिए, यानी शिक्षक बनने का जो प्रशिक्षण है वह प्रशिक्षण प्राप्त किया हुआ होना चाहिए। ट्रेनिंग, उसके पास ट्रेनिंग होनी आवश्यक है। शिक्षक को पूर्णतया प्रशिक्षित होना चाहिए। इसके बाद में आता है भाषा ज्ञान, अभिव्यक्ति व संप्रेषण पर एकाधिकार होना चाहिए। भाषा ज्ञान, व संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन, या जिसको हम संचार कहते हैं, यानी संप्रेषण में दक्ष होना चाहिए।
संप्रेषण यानी विचारों का आदान प्रदान है। अपने शिक्षक अपने विचारों का आदान प्रदान करने में दक्ष होना चाहिए, यानी उसकी वाक कुशलता यानी बोली में दक्ष होना चाहिए, दक्ष होना चाहिए। इसके बाद में इसी के अंदर एक फैक्ट आता है कि वाक कुशलता, बोलने में वो कुशल होना चाहिए। इसके बाद में आता है कि शिक्षक को छात्रों के साथ किस प्रकार के संबंध रखने चाहिए। तो छात्रों के साथ मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। बच्चों को डराना धमकाना नहीं चाहिए, बच्चों के साथ सहानुभूति से बात करनी चाहिए। बच्चा कोई अगर आपको बात सुना रहा है तो उस बात को सही से पहले सुनना चाहिए, उसके बाद में बच्चे की बात का समाधान जहाँ तक संभव हो सके करना चाहिए। छात्रों के साथ मित्रवत व्यवहार करना शिक्षक को अपने सहयोगी जो शिक्षक साथी है उन शिक्षकों के साथ भी मित्रवत संबंध होने चाहिए एवं सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। साथी शिक्षकों के साथ मित्रवत संबंध एवं सहानुभूतिपूर्ण संबंध। अभिभावकों के साथ भी सहानुभूतिपूर्ण अभिभावकों के प्रति जवाबदेह। ये हम सामाजिक संवेदनशीलता हम जब पढ़ेंगे उसमें भी ये फैक्ट पढ़ेंगे कि शिक्षक को अभिभावकों के प्रति व समाज के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। इसके बाद में हम देखते हैं कि शिक्षक को क्या करना चाहिए कि अपना जो समूह है, समूह के सदस्यों की प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति, समूह के सदस्यों की प्राथमिक जो आवश्यकताएं हैं आवश्यकताओं की पूर्ति करनी चाहिए। हम इसके बाद में समूह का हित व कल्याण करने की सोच उसको रखनी चाहिए। समूह का हित व कल्याण, ये दोनों ऑप्शन अगर पूछे जाते हैं तो इसमें सबसे पहले समूह की प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जानी चाहिए। इसके बाद में समूह का हित व कल्याण। एक जो नेता होता है वह नेता पूरे समूह का हित व कल्याण करने की सोच रखता है। यानी कल भी हमने देखा था कि नेतृत्व लक्ष्य उन्मुखी नेतृत्व लक्ष्य उन्मुखी प्रक्रिया है। जो नेता होता है, नेता समूह के केंद्र में होता है। इसके बाद में हम देखते हैं कि नेतृत्व की शैलियाँ या प्रकार कौन कौन से हैं। तो हमने शिक्षक के सभी कर्तव्य देख लिए। शिक्षक के कौन कौन से कर्तव्य होते हैं। अगर नेता है, नेता के रूप में शिक्षक, अगर शिक्षक या नेता है, वह नेता अगर अपने जो कर्तव्य है, इन कर्तव्यों का निर्वहन सही से नहीं करता है तो इसका परिणाम क्या हो सकता है। इसका परिणाम संगठन टूट सकता है या संगठन बिखर सकता है। तो पहले हम देख लेते हैं नेतृत्व की
शैलियाँ, नेतृत्व की शैलियाँ कहो या इसको नेतृत्व की विधियाँ भी कह सकते हैं या नेतृत्व के प्रकार भी कह सकते हैं। नेतृत्व की शैलियों में एक शैली आती है निरंकुशवादी, एक आती है प्रजातांत्रिक। सबसे पहले हम कौन सी देखेंगे, पहले देख लेते हैं प्रजातांत्रिक। प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक शैली या जनतांत्रिक शैली, इसमें क्या होता है, नेतृत्व है, नेतृत्व का सबसे इसको अच्छा प्रकार कहा जाता है। अच्छे प्रकार का नेतृत्व, इसको सबसे अच्छे प्रकार का नेतृत्व क्यों कहा जाता है, इसको सबसे अच्छे प्रकार का नेतृत्व इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो समूह का नेता है, यह नेता अपने जो अधीनस्थ जो सहयोगी साथी है या नेता के जो अनुयायी या जो टीम के सदस्य हैं, उन सदस्यों से वार्तालाप करता है, उनसे डिस्कस करता है, उनसे बातचीत करके फिर उसका जो निष्कर्ष होता है या जो निर्णय होता है वो निर्णय करता है। इसमें समूह के सभी सदस्यों को अपनी बात रखने का अधिकार दिया जाता है। समूह के सभी सदस्यों को अपनी बात रखने का अधिकार दिया जाता है, जिसमें समूह के जो सदस्य हैं वे सदस्य अपनी बात है वो बात अपने नेता के सामने रख सकते हैं। वह नेता उन सभी बात या उन सभी ग्रुप के सदस्यों से डिस्कशन करके वार्तालाप करके जो निष्कर्ष होता है वह निष्कर्ष निकालता है एवं जो निर्णय है ये निर्णय लेता है। यह जनतांत्रिक, लोकतांत्रिक कहो या प्रजातांत्रिक जो शैली है, ये शैली सबसे अच्छे प्रकार का नेतृत्व की सबसे अच्छी शैली कौन सी है, तो ये शैली है प्रजातांत्रिक, क्योंकि इसमें सभी को अपनी बात रखने का अधिकार दिया जाता है, सभी से सलाह लेकर काम किया जाता है या जो निर्णय है वह निर्णय लिया जाता है। इसके बाद में एक शैली आती है निरंकुशवाद। निरंकुशवाद में क्या होता है, समूह का जो नेता है वह नेता समूह के सदस्यों को कार्य करने के लिए बाधित करता है या जबरदस्ती कार्य करवाता है। समूह का नेता सदस्यों को कार्य करने के लिए बाध्य करता है। इसमें समूह के सदस्यों की इच्छा के विपरीत भी कार्य करवाया जा सकता है। समूह के सदस्यों की इनमें इस शैली में समूह के सदस्य हैं, इन सदस्यों की बात नहीं सुनी जाती है। इसमें नेता ही सर्वोपरि होता है, निर्णय लेने की शक्ति नेता के पास होती है, इसको निरंकुशवादी शैली कहते हैं। इसके बाद में एक आती है अहस्तक्षेप शैली या स्वतंत्र शैली। स्वतंत्र या अहस्तक्षेप, स्वतंत्र या अहस्तक्षेप, यह किस प्रकार की शैली है, तो यह स्वतंत्र शैली या अहस्तक्षेप शैली, इसमें जो नेता है या समूह का जो नेता है वह नेता जो समूह के सदस्य है उनको कार्य करने के लिए स्वतंत्र छोड़ देता है। इन शैलियों का संबंध अपन इस प्रकार देख सकते हैं कि जो प्रजातांत्रिक शैली है इसमें जो शिक्षक है वह शिक्षक स्टूडेंट्स की बात सुनेगा, विद्यार्थियों की बात सुनेगा। अगर विद्यार्थी अपनी कोई बात रखना चाह रहा है वो बात सबसे पहले शिक्षक सुनेगा, उसके बाद में उसका निर्णय करेगा। इसके बाद में जो निरंकुशवाद है इसमें समूह का नेता सदस्यों को कार्य करने के लिए बाधित करता है, यानी सदस्यों की बात नहीं सुनता है। इस शैली में आप इस प्रकार याद रख सकते हैं कि जो निरंकुशवाद है, निरंकुशवाद में शिक्षक स्टूडेंट की बात नहीं सुनेगा।
अपनी मनमानी करेगा। स्वतंत्र या हस्तक्षेप, इसमें नेता सदस्यों को कार्य करने के लिए स्वतंत्र छोड़ देता है, अर्थात नेता हस्तक्षेप नहीं करता है। नेता हस्तक्षेप नहीं करता है मतलब शिक्षक है, यह शिक्षक हस्तक्षेप नहीं करता है। शिक्षक इसमें इस प्रकार समझ सकते हैं कि शिक्षक मार्गदर्शक की भूमिका में रहता है एवं जो स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट अपना कार्य स्वयं करते हैं, या जो शिक्षक है वह स्टूडेंट को कोई कार्य देता है, उसके बाद में उनको कह देता है कि आप अपना कार्य स्वयं कीजिए, या विद्यार्थी को कोई दल शिक्षण ग्रुप स्टडी करवाता है या कोई प्रोजेक्ट कार्य देता है। इस प्रकार के कार्य देके नेता उसमें हस्तक्षेप नहीं करता है, यानी समूह के सदस्य है वह अपनी इच्छा से कार्य करते हैं। इसमें अगर जो सदस्य है, समूह के जो सदस्य है वह सदस्य अनुभवी होते हैं तो इसमें कार्य सफल होता है, क्योंकि नेता इसमें हस्तक्षेप नहीं करता है। सदस्य अगर ईमानदार व अनुभवी है तो इसमें कार्य सफल होने की संभावनाएं सर्वाधिक है। इसके बाद में एक शैली आती है नौकरशाही। नौकरशाही शैली, नौकरशाही शैली किस प्रकार की शैली है? तो इसमें मापदंड निर्धारित होते हैं। मापदंड निर्धारित, या यूं कह सकते हैं इसमें गाइडलाइन का पालन करना होता है। एग्जाम्पल जैसे कि सरकारी नौकरी है तो सरकारी नौकरी के सरकार द्वारा या विभाग द्वारा निर्धारित मापदंड है, उन्हीं मापदंडों के अंतर्गत रहकर कर्मचारी को कार्य करना पड़ता है। तो इस शैली को इस प्रकार समझ सकते हैं कि जो नौकरशाही शैली है इसका अर्थ है इसमें मापदंड निर्धारित या इसमें गाइडलाइन या नियमों का पालन करना आवश्यक है। नियमों या गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य। इसमें गाइडलाइन या नियमों का पालन करना अनिवार्य है। एग्जाम्पल के रूप में अपन देख सकते हैं कि सरकारी नौकरी या कोई कंपनी में कार्य करते हैं तो उस कंपनी के नियम फिक्स होते हैं कि हमारी जो कंपनी के ये नियम है, इन नियमों के अंतर्गत रहकर आपको कार्य करना है। तो ये हमने कुछ शैलियाँ देखी। इसके बाद में एक व्यक्ति संबंधी नेतृत्व आता है, उसमें खास व्यक्तियों से चर्चा करके निर्णय लिया जाता है। व्यक्ति संबंधी इसमें खास व्यक्तियों से चर्चा करके मान लो इसमें शिक्षक एक दो स्टूडेंट से, जो अपने पक्ष के स्टूडेंट है उन स्टूडेंट से पूछकर निर्णय ले लेता है, लेकिन ये सर्वश्रेष्ठ प्रकार की शैली नहीं है। सर्वश्रेष्ठ प्रकार की शैली कौन सी है? तो हमने देख लिया कि सर्वश्रेष्ठ प्रकार की शैली है प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक शैली या प्रजातांत्रिक शैली, यह शैली सर्वश्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि इसमें सभी सदस्यों को अपनी बात रखने का अधिकार दिया जाता है। इसके पश्चात हमने जो शैलियाँ देखी, ये नेतृत्व की शैलियाँ यही है। एक करिश्माई नेतृत्व आता है, एक जो अभिप्रेरणात्मक नेतृत्व है जिसमें सकारात्मक अभिप्रेरणा होती है एवं नकारात्मक अभिप्रेरणा होती है। लेकिन मोस्टली एग्जाम में आपके यहीं तक क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आज की क्लास का अपन फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। आज की क्लास में हमने
टॉपिक आज का कल टॉपिक प्रारंभ किया था, आज इसकी दूसरी कक्षा है नेतृत्व गुण, और आज की क्लास में ये टॉपिक समाप्त करने वाले हैं। सबसे पहले इसमें हमने देखा नेतृत्व गुण। तो नेतृत्व क्या होता है, कल हमने देखा कि समूह या जो संगठन होता है उस संगठन में एक व्यक्ति जो अन्य सदस्यों को अपने कार्यों, विचारों एवं व्यवहार से प्रभावित करता है, तो वह प्रभावित करने वाला व्यक्ति कौन होता है, तो वो व्यक्ति तो होता है नेता, एवं प्रभावित करने की ये प्रक्रिया है, यह प्रक्रिया कहलाती है नेतृत्व। एवं जो नेता या जो नेतृत्व करता है उसका यह गुण क्या कहलाता है, तो उसका यह गुण कहलाता है नेतृत्व गुण। इसके बाद में हमने देखा कि अपन को ये नेतृत्व क्यों पढ़ना पड़ रहा है। अपन को नेतृत्व इसलिए पढ़ना पड़ रहा है क्योंकि अपन शिक्षक बनने के बाद में अपन को विद्यार्थियों का नेतृत्व करना पड़ेगा। अपन एक नेता के रूप में विद्यार्थियों का नेतृत्व करेंगे, इसलिए अपन को नेता के कौन कौन से गुण होते हैं ये पढ़ने आवश्यक हैं। फिर हमने क्या देखा, फिर हमने देखा कि विद्यालय का नेता कौन है। विद्यालय का नेता कौन है, विद्यालय का नेता प्रधानाध्यापक है, कक्षा का नेता शिक्षक है, शिक्षक की अनुपस्थिति में कक्षा का नेता कौन है, तो शिक्षक की अनुपस्थिति में कक्षा का नेता होता है कक्षा नायक, या जिसको हम मॉनिटर कहते हैं। शिक्षक द्वारा मॉनिटर का चयन किस आधार पर किया जाना चाहिए, तो कक्षा के होशियार, प्रतिभाशाली व बुद्धिमान बालक को कक्षा का मॉनिटर या कक्षा नायक चुनना चाहिए। इसके बाद में हमने देखा नेता के गुण। तो नेता का व्यक्तित्व है, यह व्यक्तित्व प्रभावशाली होना चाहिए। नेता का जो व्यक्तित्व है ये बहिर्मुखी होना चाहिए। नेता ईमानदार, साहस, धैर्यवान, निष्पक्ष, जिज्ञासु, कर्तव्यनिष्ठ, दूरदर्शी, उच्च मानसिक एवं बौद्धिक क्षमता वाला, उत्तरदायित्व की भावना वाला। इसके बाद में हमने देखा कि जोखिम उठाने को तैयार होना चाहिए। इसके बाद में इसकी प्रबंधन क्षमता और समायोजनशीलता उच्च होनी चाहिए। जिज्ञासु, जागरूक होना चाहिए एवं निष्पक्ष होना चाहिए। समूह के प्रति सहयोग की भावना, यानी जो समूह है, समूह को अपने निर्धारित लक्ष्य की ओर ले जाने वाला नेता होना चाहिए। इसके बाद में हमने देखा कि नेता के रूप में जो शिक्षक है, नेता के रूप में शिक्षक के कौन कौन से गुण हैं, तो शिक्षक को विद्यार्थियों में भी नेतृत्व गुण विकसित करना चाहिए, जिससे भविष्य में अगर विद्यार्थियों को भी कभी शिक्षक या किसी भी प्रकार का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी आती है तो वो नेतृत्व कर सकता है। जैसे कि कबड्डी का खेल होता है या किसी भी प्रकार का खेल होता है, उस खेल में अगर सपोज दैट 10 खिलाड़ी है या 8 खिलाड़ी है, उनमें भी एक उनका लीडर या उनका नायक या नेतृत्व करता होता है जो उन बाकी सदस्यों का नेतृत्व करता है। नेतृत्व जरूरी नहीं है कि विद्यालय में ही होता है, नेतृत्व सब जगह होता है। कहीं कहीं शक्ति प्रदान को भी नेतृत्व दिया जाता है। जैसे कि जंगल का राजा अपन किसको कहते हैं, शेर को कहते हैं, क्योंकि शेर वहाँ का शक्ति प्रदान है, इसलिए। बाकी हर जगह नेतृत्व होता है। घर का नेता या घर का मुखिया कौन होता है, तो घर का जो वरिष्ठ पुरुष होता है वह घर का नेता होता है, या पूरे घर का जो संभालने वाला, ध्यान रखने वाला। इसके बाद में हमने देखा कि शिक्षक को सदैव अध्ययनशील रहना चाहिए। करंट अफेयर्स उसको पढ़ना चाहिए, देश विदेश में क्या क्या घटनाएं घटित हो रही है उनका ज्ञान शिक्षक को होना अनिवार्य है। इसके बाद में शिक्षक पूर्णतया प्रशिक्षित होना चाहिए। ये हमने पहले की क्लासों में भी देखा है, शिक्षक पूर्णतया प्रशिक्षित होना चाहिए, विषय पर उसका अधिकार होना चाहिए। जो सब्जेक्ट वो पढ़ा रहा है वह भाषा, लैंग्वेज शिक्षक को अच्छे से आनी चाहिए। अभिव्यक्ति का कौशल एवं संप्रेषण कौशल उसमें इस कौशल में वो दक्ष होना चाहिए। इसके बाद में उसमें वाक कुशलता, यानी जो वाणी है इस वाणी की कुशलता होनी उसमें आवश्यक है, ताकि शिक्षक को बच्चों का मार्गदर्शन करना पड़े तो वह इसमें पीछे नहीं हटे, एवं बच्चों के बीच भाषण देना पड़े, बच्चों को कुछ पढ़ाना हो, सिखाना हो, इसमें शिक्षक दक्ष होना चाहिए। एवं शिक्षक को छात्रों के प्रति मित्रवत व्यवहार करना चाहिए, न कि छात्रों को डराना धमकाना चाहिए, नहीं डराना चाहिए। बच्चों के साथ मित्रवत संबंध उसके होने चाहिए। अभिभावकों के प्रति जवाबदेही उसकी होनी चाहिए। साथी शिक्षक है उनके प्रति भी मित्रवत संबंध होने चाहिए। साथी शिक्षक है उनके प्रति भी शिक्षक को सहानुभूति रखनी चाहिए। अभिभावकों के प्रति जवाबदेही है। समूह के सदस्यों की प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति उसको करनी चाहिए। उसके बाद में समूह का हित व कल्याण की नेता सोचनी चाहिए। इसके बाद में नेतृत्व लक्ष्य उन्मुखी प्रक्रिया है, एवं जो नेता है यह नेता समूह के केंद्र में होता है।
इसके बाद में नेतृत्व की हमने शैलियाँ देखी, जिसमें मुख्यतः हमने 4 शैलियाँ देखी, जिसका एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। प्रजातांत्रिक क्या कौन सी शैली है? तो प्रजातांत्रिक में तो सभी को अपनी बात रखने का अधिकार होता है एवं जो नेता है वो नेता सबकी बात का एनालिसिस करके फिर निर्णय लेता है। यानी सब जैसे कि शिक्षक है, प्रजातांत्रिक शैली सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रकार की शैली है, क्योंकि शिक्षक इसमें सभी स्टूडेंट्स को पूछ कर निर्णय लेता है। इसके बाद में एक जो सेकंड अपनी शैली आती है वह शैली थी निरंकुशवाद। निरंकुशवाद में क्या है? निरंकुशवाद में जो नेता है वह नेता सभी से पूछकर निर्णय नहीं लेता है, सभी सदस्यों को कार्य करने के लिए बाधित करता है, उसमें आज़ादी नहीं होती है, कार्य करने के लिए बाधित करता है। इसके बाद में स्वतंत्र या हस्तक्षेप, स्वतंत्र या हस्तक्षेप। इसके बाद में थी अपनी चौथी शैली थी, जिसको हमने नाम दिया था उस नौकरशाही, जिसमें गाइडलाइन पहले से निर्धारित होती है कि इन्हीं मापदंडों के अंतर्गत रहकर आपको कार्य करना है। इसके बाद में हमने देख लिया निरंकुशवाद क्या है। इसमें समूह का नेता है, यह समूह के सदस्यों को कार्य करने के लिए बाधित करता है। इसके बाद में हमने देखी स्वतंत्र या हस्तक्षेप शैली। इसमें अगर समूह के सदस्य है या जो कार्य करने वाले हैं वह अगर प्रशिक्षित एवं ईमानदार होंगे तो इसमें कार्य की सफलता के सर्वाधिक संभावनाएं है। इसमें नेता समूह के सदस्यों को स्वतंत्र छोड़ देता है, यानी नेता इसमें हस्तक्षेप नहीं करता है। इसके बाद में हमने शैली देखी नौकरशाही, जिसमें मापदंड पहले से निर्धारित होते हैं या नियमों या गाइडलाइन के अंदर रहकर कार्य करना होता है। एन एग्जाम्पल सरकारी नौकरी होती है तो सरकारी नौकरी में एक निर्धारित मापदंड होते हैं कि कर्मचारी को इन नियमों के अंतर्गत रहकर ही कार्य करना है। तो अपना नेतृत्व का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। अगली क्लास से हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तब तक जुड़े रहिए अपने प्यारे परिवार सरोकार क्लासेज से। मैं आपका साथी देवेंद्र चौधरी। धन्यवाद।